नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने बंगाल में जीत का दावा किया। 4 मई को भाजपा विजय जश्न की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए तो झालमुरी बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चुनावी रैली में तीखी बयानबाजी भी लगातार जारी है। मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमल खिलना तय है और 4 मई को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की जीत के बाद राज्य में मिठाई और झालमुरी बांटी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि झालमुरी ने कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है और आगे तंज कसते हुए बोले कि उन्होंने स्वयं झालमुरी खाई है, लेकिन झाल तृणमूल कांग्रेस को लगी है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब राज्य में मतदान प्रक्रिया जारी है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बयानों से राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त रखा गया है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मतदाताओं से बिना किसी दबाव के मतदान करने की अपील की जा रही है। मैं भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, मैं भी वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इको पार्क समेत कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि खुले नालों को अब बेहतर तरीके से ढकने का कार्य किया जा रहा है और जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर नगर में जहां पहले भारी बारिश के दौरान जल भराव की समस्या रहती थी, वहां अब बेहतर नालियों के निर्माण से स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले अंधेरा रहता था, वहां अब आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां पहले लोगों को बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, आज गोरखपुर महानगर ने उन समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया है। सरकार का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों की प्रगति को लेकर भी जानकारी दी गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में शहर को और अधिक विकसित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य तेजी से जारी रहेगा। पार्कों का सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मलिन बस्तियों का विकास किया जा रहा है। खुली नालियों को बेहतरीन तरीके से उन्हें आज ढकने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर जल निकासी हो, स्टॉर्म वाटर के लिए, उसके प्रबंधन के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है और वही प्रोग्राम आज यहां पर इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर भी आप सबको देखने को मिल रहा है। गोरखपुर नगर में जहां पहले पानी भरता था, आज वहां बेहतर नालियां हैं। जहां पहले अंधेरा था, आज वहां एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी है। जहां पहले समस्या थी, आज वहां पर गोरखपुर महानगर ने समाधान दिया है। और जहां पे पहले हवा में बदबू थी, अब स्वच्छ वातावरण में वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए और परिवार के साथ आकर के बैठ सकते हैं। पार्कों का सुंदरीकरण का कार्यक्रम। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है। सौमित्र खान ने भाजपा के 100 सीटों का दावा किया है। मतदान के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सुबह 11 बजे तक 41.11% वोटिंग हुई है और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में मतदान के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस दौरान बिष्णुपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा पहले ही 100 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने मतदान के दिन को ऐतिहासिक बताने के साथ साथ कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सौमित्र खान ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ऐसी झड़पें तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है। दूसरी ओर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक राज्य में कुल 41.11% मतदान दर्ज किया गया, जो पहले चरण में मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील भी की जा रही है। मतदान के रुझानों और राजनीतिक बयानों के बीच राज्य में चुनावी माहौल और अधिक गर्मा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मुर्शिदाबाद जिले से तनावपूर्ण स्थिति की खबर सामने आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AUJP के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह घटना उस वीडियो में भी सामने आई है जिसमें दोनों पक्षों के बीच हिंसा और पथराव होते हुए देखा जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और हालातों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। पुलिस बल लगातार इलाके में गश्त कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां चरम पर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज हो गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार पर हमला हुआ है। शुभेंदु सरकार पर मारपीट का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मतदान बूथ पर प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था। इलाके में तनाव है, सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज क्षेत्र से हिंसा की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के अनुसार इस घटना के दौरान भाजपा के मतदान प्रतिनिधि को बूथ में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल संज्ञान लिया है। आयोग ने वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर उनकी तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल को इलाके में अतिरिक्त तैनाती दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रह सके। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की है। वहीं अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर जन्मसिद्ध नागरिकता और प्रवास नीति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के एक पत्र को दोबारा पोस्ट किया है, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को हेलहोल जैसे आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया गया है। इस पत्र में अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता कानूनों में बदलाव की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि गैर नागरिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता देना गलत है और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के बजाय राष्ट्रीय जनमत संग्रहण कराना चाहिए। लेख में यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोग अमेरिका आकर बर्थ टूरिज्म के जरिए बच्चों को जन्म देकर तुरंत नागरिकता हासिल करते हैं और फिर अपने परिवारों को भारत, चीन और अन्य देशों से बुला लेते हैं। भारतीय और चीनी प्रवासियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई हैं, जिसमें उन्हें लैपटॉप गैंगस्टर कहा गया है। इस पोस्ट को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया, जो उनके पहले दिए गए उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अलावा कोई देश जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं देता। हालांकि वास्तविकता में दुनिया के लगभग 3 दर्जन देश जैसे कनाडा और मैक्सिको ये सुविधा प्रदान करते हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले के नौहर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां नौहर नगरपालिका में नए अधिशासी अधिकारी के रूप में गिरिराज रत्नू ने आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने नगर के विकास और प्रशासनिक सुधार को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। ईओ गिरिराज रत्नू ने कहा कि नौहर कस्बे को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही आमजन के कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना भी उनके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि रोड, लाइट,
सफाई व्यवस्था, पेयजल, बिजली और सड़क से जुड़े मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। उनका कहना था कि किसी भी नागरिक का विधि सम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। कार्यभार ग्रहण के दौरान नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, पूर्व पार्षद, ठेकेदार और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने नए ईओ का स्वागत किया और नगर के विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सर्वप्रथम धन्यवाद आपको। जैसा कि आप सबको विदित है, राज्य सरकार के आदेशानुसार मुझे आज नगर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण करने का मौका मिला। सर्वप्रथम जैसा कि अधिशासी अधिकारी का मुख्य कार्य होता है कि जिले के अंदर जो भी सफाई व्यवस्था है, सौंदर्यीकरण है, लाइटिंग है, उनको दुरुस्त करना। उसके बाद हर व्यक्ति की पहुंच नगर पालिका तक सुगम करना। नगर पालिका के अंदर जितने भी कार्य हो गए उनको प्राथमिकता देते हुए मुख्य कार्यों को जल्दी कराया जाएगा। और उसके बाद जो भी जनहित में राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण तरीके से, साफ और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सभी स्टाफ को कहा जाएगा कि सबसे पहले जो पब्लिक का कार्य है वो कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जाए ताकि पब्लिक परेशानी ना हो। धन्यवाद। सर, साफ सफाई का अभाव है, नॉर्मल साफ सफाई नहीं हो रही है, काफी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्राथमिकता है? बिल्कुल, हर अधिशासी अधिकारी का प्रमुख और मुख्य कार्य साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और लाइटिंग की व्यवस्था ही होता है। तो मेरा भी उद्देश्य और प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ आयाम स्थापित करके जाऊँ, खासकर सफाई के अंदर। वहीं श्री गंगानगर स्थित चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन हरित परिसर समिति, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, इको क्लब, भूगोल विभाग, रेंजरिंग एवं खेलकूद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत लंबी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा सहारण ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। दौड़ प्रतियोगिता में आरती ने प्रथम स्थान, प्रिया ने द्वितीय स्थान, साथ ही सिया और ममता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था हेतु परिंडे और दाना पात्र भी लगाए गए। हरित परिसर समिति प्रभारी प्रोफेसर श्यामलाल ने संदेश दिया कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए नियमित रूप से दाना पानी की व्यवस्था करना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने पृथ्वी संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इस अवसर पर अनेक प्राध्यापक एवं एनसीसी, एनएसएस साथ ही अन्य विभागों के सदस्य उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं दरियावद में नगर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर पालिका की तरफ से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सुरेंद्र मीणा के निर्देशन पर संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत नगर पालिका की टीम ने बाजार क्षेत्रों और घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान टीम के सदस्यों गोविंद सिंह, कपिल सुधार, रघुनाथ टेलर सहित अन्य स्टाफ ने दुकानदारों और आमजन को डस्टबिन एवं कपड़े के थैले वितरित किए। साथ ही प्लास्टिक मुक्त दरियावद बनाने का संदेश भी दिया गया। नगर पालिका टीम ने नागरिकों से अपील की है कि वो कचरा सड़कों पर न फेंके और इसे केवल निर्धारित स्थानों पर ही डालें ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में दरियावद को आगे लाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। अभियान के दौरान कई लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प भी लिया और नगर पालिका के इस प्रयास की सराहना भी की। लोगों ने माना कि इस तरह के जागरूकता अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ाएंगे। तैयारी के लिए हमारे नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुंदर कुमार मीणा द्वारा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें दरियाबाद के सभी वार्डों में कपड़े के बैग बांटे जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्लास्टिक से मुक्त हो अपना दरियाबाद और स्वच्छता की रैंकिंग में सुधार लाए। साथ के साथ डस्टबिन भी वितरण किए जा रहे हैं, जिससे घर घर कचरा संग्रहण का संदेश जाए, कचरा सड़कों पर ना फैल के सीधा गाड़ियों में डाला जाए। उनका हमारे अधिकारी का मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे करके आमजनों को जागरूक किया जाए और स्वच्छता संरक्षण में दरियाबाद की रैंकिंग में सुधार लाया जाए, भी अपना सहयोग प्रदान करें। प्लास्टिक की थैली से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो प्लास्टिक की थैली छोड़कर कपड़े का बैग यूज में लें। तैयारी के लिए हमारे नगरपालिका अधिशासी अधिकारी
वहीं जैसलमेर में बुधवार को ग्राम पंचायत केलावा में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दौरा किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी ने गांव का निरीक्षण किया और रात्रि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलावा, ग्राम बिलिया और पंचायत कार्यालय परिसर में किए गए पौधारोपण कार्यों का जायजा लिया गया। उन्होंने पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम बिलिया स्थित राजकीय विद्यालय में 4 दीवारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पूर्ण हो चुके कार्यों को शीघ्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने और लाभार्थियों को समय पर किस्त जारी करने के निर्देश भी दिए। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने बिजली और पेयजल समस्याएं रखी, जिन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं जैसलमेर में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गुरु गोलावलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने की। इस दौरान संपूर्णता अभियान की प्रगति और प्रमुख संकेतकों को निर्धारित समय पर संतृप्त करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जिले की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जिले ने विकास के कई मानकों पर सराहनीय प्रगति दर्ज की है। जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य आयोजना अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष विद्यार्थियों का नामांकन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा है। इस पर जिला कलेक्टर ने प्रवेश उत्सव और घर घर संपर्क अभियान चलाकर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी ने सभी विद्यालयों का डेटा UDAIS प्लस पोर्टल पर समय और सत्यापित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर स्मार्ट क्लासरूम स्थापना को लेकर प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए गए। वहीं बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2018 की PTI भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जिले के 18 तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। आदेश जारी होने के साथ ही सभी शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित ने बताया कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच में संबंधित शिक्षकों की शैक्षणिक डिग्रियां फर्जी पाई गई, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया। इस मामले में जिले से कुल 19 नाम सामने आए थे, जिनमें से 18 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि शैलेंद्र सिंह देवड़ा के मामले में अंतिम निर्णय अभी लंबित है। ये पूरा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2018 में आयोजित PTI भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ था। जांच रिपोर्ट विशेष संचालन समूह SOG को भेजी गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद कई विद्यालयों में एक साथ शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हो गए हैं, जिससे खेल गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 18 जिन शारीरिक शिक्षकों को वो किया गया है, बर्खास्त किया गया है, ये डायरेक्ट साहब के आदेश हमको प्राप्त हुए थे और इस हेतु पहले से इनके खिलाफ जांच चल रही थी। तो इसके बाद वो पिछली जांच के बाद जब SOG ने की थी तो इनको वो किया गया था, लेकिन उसके बाद जब ये कोर्ट में गए, उसके बाद कोर्ट के निर्देश पर 3 अलग अलग विभागों के लोगों की 3 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें एक SOG के अधिकारी थे, एक हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी JD लेवल के और एक जो है वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अधिकारी। ऐसे 3 अधिकारियों से मिल करके जो कमेटी बनी और उन्होंने जो कोर्ट के निर्देश थे उसके अनुसार जो जांच की, उसके बाद जो तथ्य उन्होंने प्राप्त किए उसके आधार पर ही इनका जो है वो ये बर्खास्तगी का जो कार्रवाई हुई वो की गई। वहीं पाली जिले के देसुरी उपखंड के ढालोप ग्राम में स्थित श्री रघुनाथ पीर धूणी पर 2 दिवसीय भव्य मेला एवं उद्घाटन कार्यक्रम 27 व 28 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन श्री रघुनाथ पीर धूणी एवं मेघवाल समाज महासभा विकास न्यास के तत्वाधान में मेला एवं उद्घाटन समिति द्वारा धूमधाम से संपन्न होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ट्रस्ट अध्यक्ष मुन्नालाल मेंशन की अध्यक्षता में धूणी परिसर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेला व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और आमंत्रण पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। गुरुवार को 12 गांवों की बैठक में अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मेला 27 अप्रैल को दोपहर 3 बजे कलश यात्रा के साथ शुरू होगा, जिसके बाद रात्रि में भव्य भजन संध्या और चढ़ावे की बोलियों का आयोजन होगा। दूसरे दिन 28 अप्रैल को प्रातः 6 बजे आरती और हवन होगा। इसके बाद 11 परगनों की समाज उगाई और भामाशाहों के सहयोग से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पोस्ट, चांदा, पर्चा, दीवार और प्याऊ का उद्घाटन संत सानिध्य में किया जाएगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, भामाशाह सम्मान समारोह और महाप्रसादी का आयोजन होगा। मेला संयोजक सुरेश परमार के अनुसार सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना भी है। इस आयोजन में 11 परगनों के समाज बंधु और राजस्थान भर से मेघवाल समाज के लोग हिस्सा लेंगे। दिनांक 27-28 अप्रैल 2026 मेला एवं पौड़, सांदा और प्यो का उद्घाटन, जिसमें समस्त मेघवाल समाज, पूरा 360 गांव, 11 परगना, सबको इनवाइट किया है। सब पधारेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और राजसमंद वगैरह जो भी है, मतलब जहाँ भी मेघवाल समाज का है वहाँ पर सबको हमने सूचित कर दिया है। सहसंयोजक प्रज्ञा सूर्य से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मेले का कार्यक्रम 27-28 अप्रैल को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मेले को लेकर बहुत सी अच्छी माकूल व्यवस्था की गई है। भोजन जितनी भी है व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर उनको अच्छी तरह से अंजाम दिया गया है। मैं सुखलाल मेघवाल, प्रशासक ग्राम पंचायत डाड़ोग। हमारे यहाँ मेघवाल समाज का बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन, पॉल निर्माण, चौंदा निर्माण, जो हमारे अध्यक्ष मुन्नालाल जी मेघवाल इनके सानिध्य में जो काम हुआ है वो बहुत सराहनीय काम रहा और हमारे समाज की एकता और इनके काम की सराहना करते हुए हमारी समाज ने अब एकता की ओर मिलकर दोनों गुटों ने एक होकर अब ये 27 तारीख और 28 तारीख को इनका उद्घाटन का प्रोग्राम रखा गया है। 27 तारीख को मेले का प्रोग्राम है। 27 और 28 अप्रैल को जो भव्य मेला चांदा और पॉल निर्माण का उद्घाटन जो हो रहा है, 360 गांव से जितने भी जो भामाशाह है जिन्होंने सहयोग किया है, बराबर पत्रिका पूग भी मतलब चल रही है, वितरण हो रही है। शायद नहीं भी हो सके तो मैं इस माध्यम से मतलब कहना चाहता हूं कि आप उनको स्वीकार करें और सभी भी जितने भी सभी पक्षों का, सभी एरियो का, 11 परगना 360 का जो आज वर्तमान में 300 मतलब 1232 गांव जो बोलते हैं, सभी का उगराना आया है, सभी का पैसा आया है, सभी के भामाशाह है, सबका हक अधिकार है। आप समय पे 27 और 28 अप्रैल को। वहीं पाली जिले के देसुरी क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। चारभुजा सड़क मार्ग स्थित पूर्व सरपंच प्रवीण कुमार सोलंकी के निवास स्थान पर देर रात पैंथर शिकार की तलाश में पहुंचा। घर के दरवाजे बंद होने के कारण वो कुछ समय तक बरामदे में घूमता रहा और बाद में जंगल की ओर लौट गया। जानकारी के अनुसार ये पैंथर पिछले कुछ महीनों से इसी स्थान पर 5वीं बार देखा गया है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लगभग 6 महीनों से ये तेंदुआ बार बार गांव के आसपास दिखाई दे रहा है और पहले भी 2 पालतू कुत्तों को शिकार कर बना चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इस पैंथर को जल्द से जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही बच्चों और पालतू पशुओं को सुरक्षित रखने और अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी है। वन विभाग की कार्रवाई का ग्रामीणों को इंतजार है। वहीं हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुइयां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रानीसर तिराहा रोही रानीसर क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी के दौरान की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.68 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार युवक की पहचान शाहरुख खान पुत्र जलालदीन निवासी वार्ड नंबर 24 फेफाना थाना फेफाना जिला हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ, हथियारों, जुआ और सट्टे जैसी गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में खुइयां पुलिस थाने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच उप निरीक्षक पृथ्वी सिंह को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी राधेश्याम, हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार, कांस्टेबल मांगीलाल और कांस्टेबल बलवंत की टीम शामिल रही। पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही।
फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए। नमस्कार।